अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, वेलकम, खुशामदीद, सद बिस्मिल्लाह, जियानु बखैर रागले आहलन व सहलन मरहबा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़िशान हैदर। ये आवाज़ है नई सुबह सबका साथ रेडियो की और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम द कॉन्वर्सेशन। उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं और यकीन रखता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत खुश होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात को भरपूर तरीके से एंजॉय करके और समेट रहे होंगे। दोस्तों, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि अपने चॉइस के मामले में इंतहाई हद तक मुनफरिद भी हैं और विजुअली इम्पेयर्ड होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रही हैं और अपने आप में अपनी मिसाल हैं। अपने मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आपको हमसे बात करने का तरीका, हमसे रब्ता रखने का तरीका, जो कि है बेहद आसान और सादा। वो तरीका ये है कि आप जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर से अपने इंटरनेट ब्राउज़र में और वहाँ लिखेंगे www.naisubha.org, यानी www.naisubaa.org। आप हमारे फेसबुक पेज के एड्रेस पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि है www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ बिला तखीर बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमारे साथ मेमूना मौजूद हैं और सस्पेंस आपका बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा। ये आपको अपने बारे में ख़ुद बताएंगी कि क्या कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं मेमूना, आपको बहुत शुक्रिया आपका, अपने कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया। और उसके बाद आपसे पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो नाइस ऑफ यू मेमूना, इट वुड बी ऑनर्ड कि आप हमारे साथ हैं और एक मुनफरिद शख्सियत के रूप में आप आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं और हमने आपको इसीलिए मदऊ किया है ताकि और भी लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो सकें और इनकरेज हो सकें। तो मेमूना, मुझे ये बताइएगा, आप ज़रा सस्पेंस तोड़ देते हैं लिसनर्स का, मेरे ख्याल से इतना इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है। तो आप बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुनफरिद है? जी, मैं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से बीएस कर रही हूँ सोशियोलॉजी में। ओके, फैंटास्टिक, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह कि आप डॉक्टर ऑफ सोसाइटी हैं फ्यूचर की इंशाल्लाह। फिर इसका मतलब यही हुआ कि आप एक अच्छी सोशियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ डॉक्टर ऑफ सोसाइटी भी होंगी माशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो मेमूना, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस हवाले से कंफर्टेबल रहूँगा कि एक सोशियोलॉजिस्ट की जो नेचर है वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होती है। तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो नेचर है वो किस किस्म की है? मतलब कॉन्फिडेंट हैं, शाय हैं, हेजिटेटेड हैं, या किस तरह की नेचर है आपकी, या लोग क्या कहते हैं और आप क्या समझती हैं? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। मैं स्टार्ट से बहुत ज़्यादा शाय थी और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था मेरे अंदर, और फिर जब से सोशियोलॉजी मैंने रखा तो तब से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया, एनर्जेटिक भी फील करती हूँ बहुत ज़्यादा, और एक मुनफरिद सा चेंज आया मेरे अंदर सोशियोलॉजी रखने के बाद। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, और पहले एग्रेसिव भी थी, लेकिन अब ये है कि अब सिचुएशन को जो है वो इजीली मैं टैकल कर लेती हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप जो एग्रेसिव थी, आपकी एग्रेसिवनेस को ख़त्म करने में आपके सब्जेक्ट ने जो है वो खासा रोल अदा किया। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ लिसनर्स, एक बात ज़रूर कोट करूँगा यहाँ पर कि कोई भी चीज़ टोटली किसी के सब्जेक्ट से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हो सकती। अब जैसे एक माहिर नफ्सियात हैं, जैसे हमने किसी साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू किया था, डॉक्टर साहब थे, उसके अलावा एक और साइकोलॉजिस्ट थी, उनका हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो उससे ये चीज़ मैंने जो अखज़ की वो ये थी कि हम किसी भी सब्जेक्ट को बेशक पढ़ रहे हों, हमारी नेचर में तमाम चीज़ें उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें हमारी नेचर का हिस्सा होती हैं। तो इस वजह से हमें टोटली अपने सब्जेक्ट को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पुलिस में होना चाहिए था, या हम अगर IR पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें मीडिया में ही जाना चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। इस चीज़ को हमारे एक और इंटरव्यूअर ने भी हाईलाइट किया था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उसी से रेलिवेंट फील्ड चूज़ करें या आपकी नेचर उसके ऐन मुताबिक हो। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप में कुछ रिफॉर्म्स हो सकती हैं, कुछ इस्लाहात आ सकती हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच मेमूना, अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मुझे ये बताइएगा, ज़्यादा मौका बोलने का आपको दे रहा हूँ मैं इसलिए ताकि लोग आपसे सीखें, क्योंकि आप हमारी रोल मॉडल हैं इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि एक सोशियोलॉजिस्ट को कैसा होना चाहिए? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक सोशियोलॉजिस्ट को कैसा होना चाहिए? जी, मैं ये समझती हूँ कि एक सोशियोलॉजिस्ट को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, एक्टिव सिटीजन होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और जो बेहतर सोशियोलॉजिस्ट होता है वो बैलेंस पर्सनैलिटी का मालिक होता है।
एग्जैक्टली, यू आर 110% एब्सोल्युटली राइट। ऐसे ही होता है, बेहतर नहीं वो बल्कि बेहतरीन सोशोलॉजिस्ट होता है जिसमें ये औसाफ पाए जाते हैं। उसके लिए क्वालिटेटिव होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें जिसमें हो क्वालिटीज़ वाकई उसमें आ जाती हैं और वो खुद ब खुद एक अच्छा सोशल वर्कर या समाजी कारकुन बन सकता है। यहाँ मैं एक और बात करूँगा, सॉरी इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा हूँ, मगर मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मुझे भी साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं मैं आपको भी कन्वे करता जाऊँ साथ साथ। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि एक सोशोलॉजिस्ट जो होता है उसे ये मत कह के महदूद करें कि वो एक समाजी कारकुन है बस, या खिदमत खल्क के लिए वो वक्फ हो गया या उसने अपनी ज़िंदगी सोशल वेलफेयर को दे दिया। नहीं, वो किसी इदारे से क्वालिफाइड नहीं होता, वो किसी NGO से सर्टिफाइड नहीं होता, वो अपने अंदर एक अपनी मिसाल रखता है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ और गट्स होते हैं। और इसी के साथ मेरे जहन में एक और बड़ा एक्साइटेड सा क्वेश्चन आया है, बड़ा सरप्राइजिंग सा, और वो क्वेश्चन ये है मैमूना, आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन कौन से औसाफ आप में पाए जाते हैं? जी अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, लेकिन अब मेरे अंदर जो है अग्रेसिवनेस ख़त्म होती जा रही है और मैं जो है कूल माइंडेड होती जा रही हूँ। और दिन इंशाल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि बाकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह ताला फॉर द टाइम बीइंग मेरे अंदर आ जाएंगी। इंशाल्लाह जी बिल्कुल, यू विल बी अ क्वालिटेटिव पर्सनालिटी इन फ्यूचर एट ऑल। आपका फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है और आप इस मुआशरे के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनेंगी। तो लिसनर्स, इसी के साथ लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में दोबारा। तब तक जुड़े रहिए नई सुबह सबका साथ रेडियो के साथ और एंजॉय करते रहिए अपना सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोग्राम द कॉन्वर्सेशन। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। हसीना नाज़नीना हर तरफ ये शोर है, मैं दीवाना बन गया हूँ, दिल पे किसी का जोर है, मैं दीवाना कम नहीं हूँ, हार कर ना जाऊंगा, दिल चुराने आ गया हूँ, दिल चुरा ले जाऊंगा, तेरे दिल पे तुझको एतबार हो जाए, तुझको एतबार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। है तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है, मर मिटा हूँ हाँ मुझे इकरार है, जानता हूँ है मोहब्बत ये जो तेरा प्यार है, क्या करूँ मैं दिल में तेरा नाम है, तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, रब
करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है आपके साथ तो कॉन्वर्सेशन के साथ नई सुबह सबका साथ रेडियो पर। और बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं दोबारा जहां से सिलसिला मौकूफ़ हुआ था। मैमुना, मुझे ये बताइएगा कि आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या हैं? जी, इंटरेस्ट मुझे पोइट्री में बहुत ज़्यादा है, जुनून की हद तक। इंटरेस्ट की जगह अगर मैं क्रश कहूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो बहुत ज़्यादा जुनून है पोइट्री का। और हॉबीज़ मेरी ये है कि नॉवल रीडिंग और मतलब इस तरह की चीज़ें जो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। यानी आप एक आला ज़ौक़ पर्सनैलिटी की मालिक हैं माशाल्लाह, और आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट या अफेक्टिव कंटेंट कहना चाहिए कि पढ़ना पसंद फरमाती हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार एक सोशोलॉजिस्ट और पोइट्री मतलब कोई कॉम्बिनेशन ही बना, वो कॉम्बो बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। एंड में इनका जो है वो कोई इंतखाब भी सुन लेंगे, जाहिर है। अगर इंटरेस्ट नहीं क्रश है या ये वो है पैशन है तो डेफिनेटली एक डिज़ायर का कोई ना कोई लुबे लुबाब तो होता ही है। तो मैमुना, मुझे ये बताइए फिर आपकी स्किल्स क्या हैं? जी, तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरी स्किल्स में जो सबसे बड़ी स्किल है जिस पे मुझे मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मैं कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी लिखी है, बढ़ती हुई बेयकीनी और उम्मीद की एक किरण। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो स्टोरी का टाइटल है कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपने किस वजह से लिखी थी कि इसका मकसद क्या था आपका, किस चीज़ को डिस्कस किया आपने इसमें? जी, मैंने इसमें कोविड के चैलेंजेस को डिस्कस किया कि जब कोविड आया था तो किस तरह का माहौल था और किस तरह लोग किस तरह थे, उनकी थिंकिंग किस हवाले से थी और वो कैसा सोचते थे और मैं कैसा सोचती थी। मैंने अपने बारे में लिखा है। और फिर जब कोविड जाएगा तो क्या हमारे पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और मेरे पे उसका क्या होगा और उसके बाद मतलब क्या होगा, ओवरऑल सब डिस्कस किया था उसमें। ज़बरदस्त, ये तो आपकी इंफरादियत का जीता जागता सबूत है, दस्तावेज़ात हैं आपकी इंफरादियत के। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने माशाल्लाह एक टेरेबल सिचुएशन को एक बहुत ही सबक आमोज़ कहानी की सूरत में पेश किया। और तो बिल्कुल हम भी ज़रूर पढ़ेंगे, इस कंटेंट का मुताला हम भी ज़रूर करेंगे। एंड इट वुड बी माय प्लेजर कि आपने दरिया को पूजे में बंद किया है और एक टेरेबल सिचुएशन को आपने इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि जो कि इनकरेजिंग होगी। यकीनन एक अच्छे और सरगर्म समाजी कारकुन से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो अक़वात वाबस्ता हो सकती हैं। तो ना मुझे ये बताइएगा कि सोशोलॉजिस्ट गाने भी सुनते हैं, और अगर सुनते हैं तो फिर कोई सिंगर तो होगा आपका फेवरेट? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि सोशियोलॉजिस्ट का भी वही वाला दिल होता है जो तमाम लोगों का होता है। तो बिल्कुल गाने सुनते हैं, बल्कि मैं खुद भी जो है नात मनकबत वगैरह भी पढ़ती हूँ और अक्सर अगर दिल करे तो सॉन्ग्स भी गा लेती हूँ। और मेरा जो फेवरेट सिंगर है वो साहिर अली बग्गा है। मुझे उसके गाने बहुत पसंद हैं क्योंकि उसकी आवाज़ में ना एक दर्द है, मतलब डीप गाता है, बहुत डीप गाता है, तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो माशाल्लाह बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत के मालिक होते हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ आपकी बात को कोट करूँगा और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। वाकई मैं इस शो में तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन
मेरा मकसद वही है जो मैंने बताया था कि आपको कन्वे करूँ साथ साथ। लोग ये समझते हैं कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, पर अब तो उसका बिल्कुल ही मेरे ख्याल से नापैद कर दिया गया है सब्जेक्ट को। लेकिन अगर कहीं है तो वो जहाँ नहीं है वहाँ भी ज़रूर होना चाहिए। तो लोग ये कहते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चाकू चौबंद और चुस्त किस्म के होते हैं, तो स्टूडेंट्स भी वैसे होते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बड़े बोरिंग से होते हैं। ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट से कभी भी इंसान की नेचर बेस नहीं कर रही होती। इंसान की कुछ पैशन होते हैं, कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से वो कुछ सब्जेक्ट को चूज कर लेता है। तो बिल्कुल जनाब, जहाँ तक ताहिर अली बग्गा साहब की बात है तो ताहिर अली साहब ने वाकई दिलों पे हुकूमत की है। वो वाकई एक लेजेंड पर्सनैलिटी रहे हैं। तो आपको ताहिर अली बग्गा का गाना भी सुनाएंगे जनाब। तो आप मुझे ये बताइए नमूना कि शायरी आपने जैसा कि कहा कि आपका कोई बहुत ज़्यादा पैशन है माशाल्लाह जुनून में, तो इंतखाब तो लाजमी है आपका भी होगा। तो फिर अपना कोई इंतखाब हमें सुनाए ज़रा, तो हमारे लिसनर्स भी सुनेंगे। जी, अभी फ़िलहाल तो मुझे अहमद फराज की ही गज़ल याद आ रही है, क्योंकि मुझे एक गिफ्ट मिली थी बुक दर्द आशूब, तो मैंने उसमें से कुछ अच्छी गज़लें कॉपी की थी, जिसमें से मुझे अभी एक ही याद है, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल, ज़रूर सुनाइए जनाब। दर्द आशूब में से आप हमें क्या सुना रही हैं? अहमद फराज साहब की बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है दर्द आशूब। तो बहुत सारे हमारे लिसनर्स वाकिफ़ होंगे इस बात से, तो अंदाज़ा मुझे यही हो रहा है कि नमूना माशाल्लाह आप ज़ौक़ आली के दर्जे पर फायज हैं। तो ज़रूर सुनाइए जनाब, हमें दर्द आशूब में से अपना इंतखाब ज़रूर सुनाइए। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे, क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स था मुँह फेर के जाने वाला। तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला। मुंतज़िर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, कौन आएगा यहाँ कौन है आने वाला। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, एग्जैक्टली, काफ़ी नमूना ऑसम, बहुत ही आला इंतखाब आपकी तरफ से। और डेफिनेटली ये बात हकीकत है कि दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला। तो जनाब इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर से हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। जुड़े रहिए सुबह सबके साथ रेडियो के साथ और एंजॉय करते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम द कन्वर्सेशन। दूर मंजिल है राह गुज़र तन्हा, रास्ता खत्म ही नहीं होता। रेज़ा रेज़ा है ख्वाब आँखों में, कैसे कह दूं कि गम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला। क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता।
उदास लम्हों में तेरी यादों का साएबान तो है, तेरा एहसास तेरी खुशबू है, मेरे अपनों का एक मान तो है। ये चिरागों को क्या बुझाएंगी कि हवाओं में दम नहीं होता, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। क्या कहें किस तरह गुजारी है जिंदगी, तुझको जी के देख लिया, मेरे जख्मों की बात करते हो, ये जहर हमने पी के देख लिया, क्या किसी से गिला करे कोई, तू बमायल करम नहीं होता, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है आपके साथ और गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं दोबारा। मेमुना, मुझे ये बताइएगा कि आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं या लेट ब्लाइंड हैं? जी मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। अच्छा, तो आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, तो आप अपनी फैमिली में अकेली स्पेशल पर्सन हैं या कोई और भी आपकी फैमिली में स्पेशल पर्सन है? जी मेरा भाई भी ब्लाइंड है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जनाब। अल्लाह पाक ने आपकी फैमिली को इतनी बड़ी ब्लेसिंग से नवाजा कि 2 स्पेशल पर्सन आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, इंक्लूडिंग यू। तो मेमुना, अब जरा आते हैं स्टडीज़ की तरफ, क्योंकि जैसा कि आप सोशियोलॉजिस्ट हैं तो लोगों को ये भी क्रेज होगा सुनने का कि कैसे किया आपने सोशियोलॉजी। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक कैसे आई, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या खुशाइन बातें रहीं, तो उन चीज़ों को ज़रा डिस्कस कीजिएगा। जी मैंने स्कूलिंग अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर इस्लामाबाद से की और स्कूल में तो माहौल अच्छा ही था। मतलब ये था कि खुद ही ट्रैवल करते थे और इतना कोई मसला नहीं होता था। और ये है कि लाइट एंड कलर परसेप्शन भी हो जाता है तो इतना इशू नहीं होता था। फिर कॉलेज ये था कि मैट्रिक तक मैंने स्पेशल स्कूल में पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कंफ्यूज भी थी कि कॉलेज में कैसे पढ़ूंगी, क्या होगा, कैसे लोग होंगे, क्योंकि नॉर्मल के कॉलेज में पढ़ना था। और फिर मैंने F72 कॉलेज में दाखिला लिया, IMCG F72 में।
तो वहाँ जब पहले दिन ओरिएंटेशन डे था, वहाँ जब गई तो मुझे वैसे दोस्त बनाने का शौक नहीं था, लेकिन मेरी मदर क्योंकि मुझे लेके काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहती थी, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि दोस्त कोई ना कोई बन जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा। जाते साथ ही मैं मतलब कि मैं आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँगी, क्या होगा। तो मैं जो है रोने लग गई। तो उसके बाद फिर मैंने नात पढ़ी कॉलेज में, मतलब, और जब मैंने नात पढ़ी तो उसके बाद से फिर मेरे दोस्त बने और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे मिले। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में एक सिस्टर ही समझे मेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने यूनिवर्सिटी का बताया, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उन्होंने सबमिट किए। हालांकि वो खुद ब्लाइंड हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। फिर जब सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया तो काफ़ी लोगों ने डिस्करेज किया, ज़्यादातर डिस्करेज करने वाले ही थे कि सोशियोलॉजी में तो कोई ब्लाइंड नहीं है, तुम कैसे करोगी, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम अकेली ब्लाइंड होगी, टीचर्स को नहीं पता होगा, ये वो इस तरह। तो लेकिन फिर भी मैंने चेंज नहीं किया, डिस्करेज तो हो ही बहुत ज़्यादा। और कोशिश ये थी कि जो है मैं इनको किसी तरह गलत साबित करूं। बस मेरी नीयत ये थी कि ये जो मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, मैं इनको गलत साबित करूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लाइंड पर्सन, मैं समझती हूँ कि ब्लाइंड पर्सन सब कुछ कर सकता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो वो ना कर सके। तो फिर जब फर्स्ट डे मैं गई सोशियोलॉजी में, तो HOD ने स्पेशली मेरा नेम लेके सबको इंट्रोड्यूस कराया मुझसे। और मैं समझती हूँ कि अभी तक जो मैं सोशियोलॉजी में हूँ वो अपनी HOD की वजह से ही हूँ, क्योंकि मैं अब जो कुछ भी हूँ अपनी HOD की वजह से हूँ। डॉक्टर अदीला रहमान को मैं स्पेशली जो है वो कहना चाहिए खिराज तहसीन पेश करूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जो मैं हूँ, वरना मैं शायद नहीं, यकीनन ये सब्जेक्ट चेंज कर लेती। लेकिन उन्होंने मुझे हर मोड़ पे, हर वक्त जो है वो इनकरेज ही किया है। और उन्होंने ये मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट, और उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, मुझे हर मोड़ पे इनकरेज किया है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हाथ है उनका। ज़बरदस्त मैमुना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर स्टूडेंट को डॉक्टर अदीला रहमान जैसी टीचर अता करे, और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी में नुमाया कामयाबी और आला मकाम अता करे। वाकई में ऐसे असातिज़ा बहुत आला ज़ब्त होते हैं और बहुत कम तादाद में है, लेकिन मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस माशरे को, इस स्टूडेंट कम्युनिटी को डॉक्टर अदीला रहमान जैसे टीचर्स अता करे। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि आपका सेमेस्टर कौन सा है अब? जी, मेरा 5th सेमेस्टर है। चलें, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप अपनी मंजिल के करीब तरीन हैं और इंशाल्लाह आप जल्दी से अपनी डिग्री को गेन करेंगी इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आप का जो बिहेवियर टीचर्स का था आपके साथ, वो तो बहुत अच्छा था, मतलब आपने इंटरेक्शन जो बताया वो तो बहुत अच्छा बताया। तो जो कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइफ है उसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने फेलोज के बिहेवियर के मुताबिक, या जो उसके पॉजिटिव फैक्ट्स थे या नेगेटिव फैक्ट्स थे उनको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगी? जी, स्कूल में तो ये है कि मतलब स्कूल में भी हमारी क्लास टीचर्स बहुत अच्छी, मुझे क्लास टीचर मिली शुरू से। और दूसरी बात ये है कि बाकी फेलोज का ये था कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं हर जगह पे। कॉलेज में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में भी जो है, मतलब मैं दोस्त ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन जितने भी 1-2 भी बनाऊँ तो वो बहुत अच्छे मिले हैं। लेकिन ये है कि बीच में कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें इतना इनकरेज करते हैं कि हमें लगता है कि बस हम जो है कामयाबी की मंजिलों को छूते ही चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें इतना डिग्रेड करते हैं, इतना डिस्करेज करते हैं कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। इसी तरह जो है ना, मेरे अंदर भी जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो भी लोगों के डिस्करेज करने की वजह से ही है। तो ये है कि समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल इंसान ही नहीं समझते हैं कि बस वही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं समझते कुछ लोग हमें। बस वो लोग नहीं समझते हैं उन्हें, ये तो इनकी बदकिस्मती है और शऊर की कमी है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है उनको, तो इस वजह से ऐसा होता है बाज़ औक़ात। लेकिन मुझे अब ऐसा कोई
बता सकती हैं कि कुछ ऐसा कभी हुआ हो कि जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इनकरेज हुई हो, या कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुई हो? जी, इनकरेज तो ये है कि स्कूल लाइफ में मेरी एक टीचर थी जिनका नाम लेना मैं वाजिब समझती हूँ, मैडम नाज़मीना। वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी मुझे। उन्होंने मेहनत भी बेहद मेरे पे मेहनत किया उन्होंने। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे डॉक्टर अदीला रहमान की बातों ने, और इसके अलावा उन पूरे सोशियोलॉजी के स्टाफ ने, मेरे टीचर्स भी माशाल्लाह से बहुत ही ग्रेट थे, तो उनकी बातों ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। डिस्करेज ये है कि कॉलेज लाइफ में जो है एक टीचर थी साइकोलॉजी की, तो वो मुझे जानबूझ के, हालांकि उन्हें पता भी था ज़रा ब्लाइंड है, हम डायग्राम तो बना नहीं सकते, लेकिन जान के आपका डायग्राम किधर है, आपकी प्रैक्टिकल कॉपी किधर है, आपका ये किधर है, क्लास वर्क देती थी डायग्राम बनाए, और सब जब बना लेते थे तो स्पेसिफिकली मेरे से आगे पूछना है जी आपका डायग्राम किधर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। मैं कहती थी यार इनको पता भी है कि मैं डायग्राम नहीं बना सकती, उसके बावजूद भी पूछ रही हैं कि आपका डायग्राम किधर है। स्टूडेंट के हवाले से अगर देखूं तो एक दफ़ा मैं ऐसे ही बस में बैठी हुई थी, काफ़ी रश होता है हमारी बस में, तो 3-4 लड़कियां थी, फुल वज़न मेरे ऊपर उन्होंने डाला हुआ है सारा, और आपस में बातें करी हैं। ज़ाहिर है मैं सुन भी हूँ, तो उन्हें लगता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ब्लाइंड हैं तो हम सुन भी नहीं सकते, हम कुछ फील ही नहीं कर सकते, तो बातें करी हैं कि यार इसको तो पता ही नहीं है, इस पे जितना मर्जी वजन डाल दो, इस बेचारी को क्या पता इसके साथ क्या हो रहा है मतलब ना। तो मुझे बड़ा ऐसे अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा यार मतलब नज़र नहीं आता तो क्या मतलब, मैं कुछ फील भी नहीं कर पा रही, और उन्होंने पूरा वजन मेरे ऊपर डाला हुआ। उसके बाद मैंने ना यूँ ऊपर देखा ना, तो कहती है ओ यार इसको तो पता चल रहा है, इसको तो पता चलता है कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो मैं बड़ा डिस्करेज हुई। मैंने कहा देखो यार मतलब ये है कि ये समझते हैं जी कि हम जो मर्जी करते रहें इनके साथ, तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ। लेकिन यह है कि शुक्र है अल्लाह का, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, और मैं उन लोगों के कैलिबर से हैरान हूँ कि मतलब जो इस हद तक, इस लेवल तक जो है वो ले जाते हैं अपने माइंड सेट को, कि पता नहीं वो क्या प्रिटेंड करना चाह रहे होते हैं, पता नहीं वो क्या जाहिर करना चाह रहे होते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ फरमाए कि उनकी जो अक्ल है या उनका जो जहन है उसका कोई जवाब ही नहीं है, वो काबिल दाद भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई कमेंट्स हैं इस बारे में, नो कमेंट्स। तो लिसनर्स यहाँ हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ, एंजॉय करते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम द कॉन्वर्सेशन। लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। हो लावां इश्के दे अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। आ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे, लखां चश्मे मुहब्बतां दे वगदे, आ राती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सकिया। गया पैर इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। ओ किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया। नवा बाहा च समेट कायनात में, दसा केनू केनू इश्के दी बात में। ओ लवा बाहा च समेट कायनात में, दसा केनू केनू इश्के दी बात में, दसा केनू केनू इश्के दी बात में। आ
ਆ ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਆ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਹੋ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਆਵੇ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਹਾਰਦੀ, ਆਵੇ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਹਾਰਦੀ। ਅੱਖ ਲਾਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੰਗੀ ਵਾਈ ਨਾ, ਲਾਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੰਗੀ ਵਾਈ ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਨਾ, ਕਹੀ ਨੈਣਾ ਨੇ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨਾ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਆ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਨਿਗਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਲੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਹੋ ਨਿਗਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਲੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਗ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਹੋ ਨਿਗਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਲੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਗ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਗ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਹੈ ਵਸਿਆ, ਰੋਮ ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਹੈ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਆ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ, ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है द कॉन्वर्सेशन के साथ। नई सुबह सबका साथ रेडियो पर, और खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा से। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। और मैमूना, मुझे ये बताइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सिटी को आपने कैसा पाया, मतलब कि क्या समझती हैं आप, कैसे एक्सप्लेन करेंगी, हाउ डू यू एक्सप्लेन यूनिवर्सिटी क्या है बेसिकली? जी, मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी एक ओपन ट्रैक है जिसकी बहुत सारी मंजिलें और बहुत सारे रास्ते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता और कौन सी मंजिल को इख्तियार करते हैं। ये यूनिवर्सिटी है जिससे डॉक्टर, स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स जो है वो निकलते हैं, और ये यूनिवर्सिटी है जिससे ऐसे लोग निकलते हैं जो माशरे में इंतशार फैलाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इसी चीज़ का नाम है। जबरदस्त जनाब, बहुत ही अच्छी बात की आपने। एग्जैक्टली मैं अब स्ट्रांगली एग्री करता हूँ आपसे। फैंटास्टिक, माशाल्लाह। आपका जो शऊर है, जो आपका लेवल है, माशाल्लाह, जो कैलिबर है, वो आपकी बातों से छलक रहा है, और बहुत ही अच्छी बात है ये। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि जहाँ कहा जाता है कि कोई गैंगस्टर है तो वो अनपढ़ है, नाख्वानदा है या इलिटरेट है, तो उसकी फैलाई हुई तबाही और एक पढ़े लिखे शख्स की फैलाई हुई तबाही, ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं और जमीन आसमान का फर्क है।
अनपढ़ इंसान की फैलाई हुई तबाही जो है वो काबिल कंट्रोल है, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की फैलाई हुई तबाही एक्सट्रीम लेवल की होती है जो कि संभाली नहीं जा सकती। बेशक पूरा स्क्वाड चला जाए तो उसको संभाल नहीं सकता, क्योंकि जाहिर बात है वो हर चीज को, माइंड है ना आपका, अगर आप इस माइंड को पॉजिटिविटी में यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है, नेगेटिविटी में यूज करेंगे तो बहुत बुरा है। और जाहिर बात है जो आपका IQ लेवल है जितना अच्छा होगा, आप जहां पे यूज करेंगे आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी बेसिकली ऐसी चीज है, ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यू नो नीड टू गेट द डिग्री। आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती, आपको सीखने की जरूरत होती है, ये चीज ज्यादा जरूरी है। वो चीजें अक्सर औकात आप 10 मिनट यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पे बैठ के सीख लेते हैं जो आप 16 साल की डिग्री में नहीं सीख पाते। तो इट मैटर्स अ लॉट। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छी बात याद आई है और बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन थोड़ी सी हाईलाइटेड नहीं है। फोबिया, बेसिकली फोबिया क्या होता है? नमूना आपसे क्वेश्चन पूछना था मुझे, तो उसके रेलिवेंट, उसके अकॉर्डिंगली मेरे माइंड में ये चीज आई। तो यहाँ पर मैं लिसनर्स आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि फोबिया बेसिकली क्या होता है। एक छोटी सी साइकोटिक डिजीज होती है, ये छोटी सी भी होती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे कैसे इनहेल कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। अब फोबिया क्या होता है कि एक मखसूस डर, मखसूस किस्म का डर होता है, एक फियर होता है मखसूस किस्म का, कि आपको किस चीज से डर लगता है। जैसे एक मिसाल है, बहुत सारे लोग खुले मैदान से डर जाते हैं, तंग जगह से डर जाते हैं, ऊंचाई से यानी हाइट से डर लगता है उनको। फिर कई लोग इस तरह होते हैं जो पानी से डर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस चीज को कितना अपने अंदर इनहेल कर चुके हैं, वो चीज आपके अंदर कितनी सराहियत कर चुकी है, किस हद तक सराहियत कर चुकी है। ये माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है। इसके बहुत मेजर रिजल्ट्स निकल सकते हैं अगर आप इसको माइनर ना लें तो। एंड ये आपको बता दूं कि हाउ इट्स अप टू यू, कि आप कैसे आप पे डिपेंड करिए, कैसे आप इस पे इंहिसार कर रहे हैं। वो ऐसे है कि जब इस चीज को आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, इस कंडीशन को अपने ऊपर बहुत ज्यादा आप यूं समझ लें मुसल्लत कर लेते हैं, या जब ये चीज आपके ऊपर तसल्लुत हासिल कर लेती है, मुसख्खर कर लेती है आपकी रूह को, तो डेफिनेटली वो चीज फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली जाहिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो सोचा आपसे शेयर भी हो जाएगी। इसके रेलिवेंट क्वेश्चन आया था मेरे जहन में जो मुझे महमूना से पूछना है। तो मुझे ये बताइए महमूना, आपका फोबिया क्या है? जी, मुझे सोशल फोबिया है, क्योंकि बचपन से ही मुझे आदत है, मुझे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं पसंद था। अब सोशियोलॉजी रखने के बाद तो काफ़ी चेंज आ गया, लेकिन पहले मुझे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। बात करना, क्राउड से बहुत ज़्यादा ऐसी घबराहट होती थी, डर लगता था, ऐसे लगता था जैसे सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, हमदर्दी कर रहे हैं, तरस खा रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गैदरिंग वगैरह में मतलब पसंद नहीं करती थी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत उलझन सी फील होती थी। लेकिन अब शुक्र है कि अब जब से सोशियोलॉजी रखा है तब से जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है। बहुत अच्छी बात है जनाब कि कम हो गया। और बिल्कुल आपका ये जुमला इस बात का गम्माज है, इस बात की गम्माजी करता है कि तालीम इंसान को शऊर देती है और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद वाइप आउट हो जाती हैं। आप हर सिचुएशन को टैकल कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब फोबिया से रिलेटेड एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको हैरानकुन यहाँ बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे फोबिया का शिकार होते हैं जो कि 3 या 13 के नंबर से डरते हैं, जिन्हें 3 या 13 के नंबर से डर लगता है। तो जाहिर बात है एक माहिर नफ्सियात ही इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इलेबोरेट कर सकता है। लेकिन जो एक मालूमात मुझ तक आई या मुझ तक है, जाहिर बात है वो आप तक भी जानी चाहिए, एक सदका जारिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं मुझे ये बताइए कि बीइंग अ गुड सोशियोलॉजिस्ट, एक समाजी कारकुन की हैसियत से आपका एम क्या है? मेरा ये एम है कि मैं इतनी तालीम हासिल कर लूँ कि लाइफ में स्टेबल, इतना स्टेबल हो जाऊँ कि जो है प्रॉपरली मैं सोसाइटी में को सर्व कर सकूँ। चलें जनाब, बहुत ही अच्छी बात है। आमीन सुम्मा आमीन रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी के मनाजिर को छुएं, हमारी ये दुआएं हैं इंशाल्लाह। और आप जैसे ही कीमती लोग होते हैं जो हमारी कौम का सरमाया है, और मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक इस सरमाए में जोक दर जोक इजाफा फरमाए। एक मुस्बत अंदाज में जिस तरीके से आप काम कर रही हैं उसी तरह से बहुत सारे लोग आए। तो आपका सोसाइटी के लिए मैमूना क्या मैसेज होगा बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट? मेरा मैसेज यही है कि बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, घबराना नहीं है। और क्या कहते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए मेरा यही मैसेज है
कि किसी की बात ना सुने, सिर्फ अपने दिल की सुने, जो आपका दिल करे वो करें। मेरा ये मानना है, मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा नई चीज़ करें, वो चीज़ करें जो किसी ने भी ना की हो, क्योंकि हम इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला सबब खुद ब खुद बना देता है। अगर हम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बनाएं कि मैं कर सकता हूँ। कभी भी ये ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता। हमेशा ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जो आज तक किसी ने ना किया हो, और न्यू चीज़ें करें, खुश रहें, खुश रखें। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यू आर राइट। किसी भी चीज़ को जो है हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कतरा कतरा जो है वो दरिया बनाता है। तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ शो का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। मौलाना हसरत मोहानी के इस शेर के साथ शो को एंड करूँगा। वो फरमाते हैं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट सैयद ज़ीशान नदर को दीजिए इजाज़त। अगले शो में अगले मेहमान के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि आप किसी का ख्याल रखेंगे तो कोई आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। तेरे सिवा क्या जाने कोई, दिल की हालत रब्बा सामने तेरे गुजरी मुझ पर, कैसी कयामत रब्बा। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां। जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मैंने मगर जुबान। ये अकेलापन, ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमान। मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां। कभी सूनी सुबहों में घूमना, कभी उजड़ी शामों को देखना। कभी सूनी सुबहों में घूमना, कभी उजड़ी शामों को देखना। कभी भीगी आँखों से जागना, कभी बीते लम्हों को सोचना। मगर एक पल है उम्मीद का, है मुझे खुदा का जो आसरा। नहीं मैंने कोई गिला किया, नहीं मैंने दी है दुहाइयाँ। मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां,
मेरी जात जर्रा बेनिशान। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले। किसी याद ही की रिदा मिले, किसी दर्द ही का सिरा मिले। किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले। रहे शाद यूं ही मेरा जहां, के यकीन में बदले मेरा गुमान। मेरी जात जर्रा बेनिशान, 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 मेरी जात